दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग वीकली करंट अफेयर की सीरीज को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं 8 जून से लेकर के 13 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को। देखिए क्या होता है ना कि डेली करंट अफेयर में हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो आपको 10 स्पेशल क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसका पीडीएफ भी दिया जाता है, उसका टेस्ट भी दिया जाता है। लेकिन जब आपका सप्ताह समाप्त होता है तो मैं सोचता हूं क्यों ना उन एक हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे एक बार चर्चा कर लिया जाए, जिसे मैं खुद जो है यहां पर टीच करने के लिए आता हूं। तो चलिए देखते हैं कि 8 जून से लेकर के 13 जून के लिए कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जा रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट भी दे सकते हैं। देखिए अगर आप टेस्ट देंगे ना तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। आप समझो ना, टेस्ट आपके लिए फायदेमंद है या हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है प्ले स्टोर पर, तो जल्दी से उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की पहचान करना है। पहला कथन दे रहा है भारत को 2022 में होने वाले महिला एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी करने को मिला है। दूसरा कथन दे रहा है यह टूर्नामेंट 42 साल बाद देश में होने जा रहा है। इससे पहले यह टूर्नामेंट 1979 में भारत को मेजबानी करने के लिए मिला था इस टूर्नामेंट का। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए हर प्रश्न के पीछे ईमानदारी से बताऊं तो आप रीजन जान लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वैसे भी भारत को बड़ी कम चीजों की मेजबानी करने को मिलता है। अगर किसी भी देश में किसी को मेजबान बनाया जाता है, चाहे वो कोई जो है समिट हो या कोई मीटिंग हो या कोई खेल प्रतिस्पर्धा हो रही हो, वह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों भाई, तमाम लोग मेजबानी करने के लिए आगे आए रहे होंगे, उसमें से भारत को चुना गया है। और भारत को कितने दिन बाद चुना गया है? 42 साल बाद भारत को चुना गया। तो यह और मुद्दे का विषय बन गया। अब देखो 2020 में तो कोविड-19 की वजह से सभी प्रतिस्पर्धाएं क्या कर दी गई हैं? कैंसिल कर दी गई हैं। ये 2022 में होने वाली प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर दिया गया दोनों कथन बिल्कुल सही है, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इसको आप याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखें 2023 में एक फीफा महिला वर्ल्ड कप भी होने वाला है। उसके लिए क्वालिफाइंग जो टीम होगी वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, तो उसे भी आप याद रखिएगा। एक और प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है या सबसे अधिक मृत्यु बाघों की कहां पे हुई है? तो देखिए एक बात याद रखिए, सबसे अधिक बाघ हैं किस राज्य में? वो है मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का उत्तर इसलिए भी सही हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु हुई है। अब एक तरफ जहां इनके लिए जो है काफी सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि इनका अवैध शिकार न होने पाए, लेकिन उसके बावजूद भी इनका शिकार भी हुआ है। हालांकि प्राकृतिक कारणों की वजह से इनकी ज्यादा मृत्यु हुई है, बाकी मानवीय हस्तक्षेप की वजह से भी मृत्यु हुई है। उसके भी आंकड़े जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश आपका सही उत्तर है, याद रखेगा। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक 173 बाघों की मृत्यु हुई है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, याद रखेगा, ठीक है। और यहां लिख रहा है कि लगभग 369 बाघों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुआ और लगभग 168 बाघों का शिकार हो गया है। अवैध तरीके से जो शिकार हुआ उसमें 168 बाघ शामिल हैं। दोनों आंकड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको याद रखेगा। अगला देखिए, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने भयानक समय में जब ये कोरोना का प्रकोप चल रहा है, उसमें किस तरह की बड़ी दुर्घटना अपने आप में मायने रखती है। आपातकाल तक लागू हो गया साइबेरिया वाले क्षेत्र में। व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने आपातकाल लगा दिया, स्टेट आपातकाल लगाया, उसको याद रखेगा। कह रहा रूस में एक पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल के जो टैंक थे वो इस नदी में गिर गया, जिसके वजह से पूरा का पूरा डीजल इस नदी में बह गया, जिसकी वजह से नदी लाल हो गई है। थोड़ा वो डीजल नहीं, कितना? 20,000 टन। 20,000 टन डीजल किसी नदी में बह जाएगा तो नदी के अंदर जो जीव होंगे उनके क्या हालात होंगे। अब इसको साफ करने की बात चल रही है और लगभग तय किया गया कि लगभग कई बिलियन रुपए खर्च होंगे इसे साफ करने में। फिलहाल उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है अंबरनाया नदी। साइबेरियाई क्षेत्र में बहती है अंबरनाया नदी, ठीक है। उसी का घटना है। अब इस नदी का पानी क्या हो गया? लाल हो गया, ठीक है। लिखा जा रहा है कि लगभग 1.16 बिलियन यूरो तक इसके लिए खर्च हो सकता है।
आगे देखिए WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत और भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया है? देखिए अस्थायी प्रतिनिधि भी और राजदूत दोनों के लिए नियुक्त किया गया है। किसको? याद रखेगा, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ब्रजेंद्र नवनीत। क्या नाम है? ब्रजेंद्र नवनीत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के अगर इंपॉइंटमेंट होते हैं तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। लिख रहा है 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं ब्रजेंद्र नवनीत। इनको 3 साल की अवधि के लिए विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं और अब जो है अस्थायी मिशन के तौर पर जो है वहां शामिल हो रहे हैं। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब कोई समिट डायरेक्टली तो अटेंड हो नहीं सकता, इसलिए वर्चुअली ही इस समिट को अटेंड किया गया है। लिख रहा वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट करा। इसके दौरान भारत ने GAVI में को कितनी सहायता राशि देने का वादा किया? GAVI है क्या? GAVI है क्या? याद रखिए फुल फॉर्म है ग्लोबल वैक्सीन का। ठीक है, तो याद रखिए ग्लोबल वैक्सीन से संबंधित एक संस्था बनाई गई है, उसमें जो है भारत जो है कुछ पैसे सहयोग में देने जा रहा है, क्योंकि जब कभी आगे इस तरह की कोई बड़ी महामारी आएगी तो ये वैक्सीन डेवलप करेगी। अब पैसा तो देना पड़ेगा, तो जो भी इसके सदस्य देश हैं वो इसमें थोड़े थोड़े पैसे डालने हैं। भारत की तरफ से $15 मिलियन जो है यहां पर दिया गया, तो इसको आप याद रखेगा। ठीक है, लिख रहा है कि वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 जून 2020 को हुआ, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या नाम है बोरिस जॉनसन ने किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि वह गावी के लिए $15 मिलियन यानी लगभग 112 करोड़ रुपए की धनराशि देंगे। और गावी का फुल फॉर्म है द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, और इसकी जो हेडक्वार्टर बनाया गया स्विट्जरलैंड जिनेवा में है, तो उसको भी याद रखेगा। यह एक पब्लिक जो है यह क्या है, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है? दोस्तों सबसे पहले तो अमेरिका ने इस तरह का धमकी दिया था कि हम WHO से संबंध तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि WHO ने सही समय पर सभी देशों को आगाह नहीं किया कि यह समस्या इतनी भयानक हो जाएगी। अब ब्राजील ने जो है इसे संबंध तोड़ने की धमकी दिया। ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। ब्राजील, आप उत्तर याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, वहां के राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, उन्होंने यह जो है कदम उठाया है। आगे देखिए POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर में जो POK है वहां पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको पाकिस्तान ने स्टार्ट किया है चीन के साथ मिलकर। तो भारत ने इस पर आपत्ति जताई है, और वो क्या है तो लिख रहा है POK में कोहाला पनबिजली के लिए पाकिस्तान ने किस देश के साथ समझौता किया है? कौन सा पनबिजली है? कोहाला पनबिजली। इसके लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। एक तरफ चीन के साथ हमारे जो संबंध है वो खराब होते चल जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देखें ना कि पाकिस्तान धीरे धीरे चीन के नजदीक होता चला जा रहा है। ठीक है, ये तो नियम होते हैं, इसको आप याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत का कौन सा आर्थिक उपाय $493 बिलियन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया? मतलब खूब पैसा आया है दोस्तों। याद रखें किसमें कौन सा आर्थिक उपाय है, तो याद रखें विदेशी मुद्रा भंडार, आर्थिक फोरम, रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक तरलता में। तो याद रखें जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। $493 बिलियन बढ़कर हो चुका है, जो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। ठीक है, इसको याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। पिछले बार हम लोगों ने 486 पे चर्चा किया था, उसके बाद 490 हुआ, अब ये बढ़कर 493 हो गया है। दोस्तों मैं बार बार आपसे कहता हूं, एक बार एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लो, बेशक आपकी तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से हो पाएगी, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट वाइज वीडियो क्लास दिया गया है, एग्जाम वाइज वीडियो क्लास दिया है। करंट अफेयर की बात करें तो डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, प्रीलिम्स फैक्ट, सब कुछ दिया गया। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। करें कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? अब अगर कोई अवार्ड है ऐसा, कोई बड़ा अवार्ड, एक तो अमेरिका का बहुत बड़ा अवार्ड है, अब अमेरिका का एक बड़ा अवार्ड किसी भारतीय व्यक्ति को मिल रहा है, ऐसे में पहली बार मिल रहा है, तो हमारे लिए तो प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है। तो याद रखेगा रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया जावेद अख्तर को। इमेज देखकर आप पहचान पाएंगे। ठीक है, ये जावेद अख्तर जी हैं। अक्सर जब कोई सामाजिक मुद्दा होता है तो उस पर इनके विचार जरूर आते हैं, मानवाधिकार के काफी नजदीक रहते हैं, मतलब हमेशा मानवाधिकार की बातें करते हैं, समता की बातें करते हैं। इन सभी चीजों को देख करके
जो अमेरिका की एडवाइजरी थी उनको उन्होंने इनका नाम चूज किया है। ठीक है, आगे देखिए, केंद्र सरकार ने लड़कियों के विवाह और मातृत्व की आयु की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर पुराने समय में देखा जाए तो शारदा एक्ट का नाम सुना होगा, जिसके तहत शादी विवाह के उम्र की बात की गई थी, लेकिन अब समय के साथ बदलाव होना जरूरी है। आखिरी टाइम में आके आई थिंक 1975 के आसपास में बदलाव हुआ था, उसके बाद से बदलाव नहीं देखने को मिला है। तो अभी जो है इसके लिए चुना गया है जया जेटली जी को। वैसे जया जेटली जी की अपनी खुद की पार्टी भी रह चुकी है, और वो पार्टी है पूर्व समता पार्टी। ठीक है, उसकी लीडर रह चुकी हैं, अध्यक्ष रह चुकी हैं जया जेटली जी, और 10 लोगों का एक कमेटी बनाया गया, एक टास्क फोर्स बनाया गया, जिसमें विवाह और मातृत्व की आयु को लेकर के समीक्षा की जाएगी। जो भी जरूरी पहलू होंगे उन पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, देखिए 1975 नहीं 1978 में था, उस समय उम्र जो था वो 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, बट अब जो है एक बार फिर से समीक्षा की जरूरत आ पड़ी। तो जया जेटली जी का नाम याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2020 में जो भारत की रैंकिंग आई हो, क्या रैंकिंग आई? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो इसमें जो रैंकिंग आई है भारत की, वो आई है 168वीं रैंक आई है, काफी अच्छी रैंक आई है। 180 देश आई थिंक इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 168वीं। पिछले साल जो है 177वें रैंक पे भारत था, तो काफी सुधार हुआ है, तो इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2020 को किस वजह से टाल दिया गया है? दोस्तों, रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो संबंधित है फिलीपींस से, ठीक है, वहां के राष्ट्रपति के नाम पर यह अवार्ड स्टार्ट किया गया था। हर वर्ष अगस्त माह में इस अवार्ड की घोषणा की जाती है, जिसमें पिछले वर्ष की अगर बात करें तो रवीश कुमार जो पत्रकार हैं एनडीटीवी के, ठीक है, उनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। बट इस बार रैमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस अवार्ड को एक साल के लिए क्या कर दिया गया? टाल दिया गया। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। करा यह पुरस्कार जो है 6 श्रेणियों में दिया जाता है, सरकारी सेवाओं के लिए, सार्वजनिक सेवाओं के लिए, जो भी बेस्ट मिल जाए, सामुदायिक सेवा के लिए, पत्रकारिता, साहित्य, रचनात्मक संचार कला, शांति और अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए, या इमर्जेंट लीडरशिप के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा लिया है? जैसे भी हमारे यहाँ राष्ट्रगान होता है, ठीक है, राष्ट्रगान होता है ना, जनगण मन क्या है आपका? राष्ट्रगान है। ठीक है, तो जो राष्ट्रगान होता है, इसी तरह से राज्य गान बना है, एक राज्य गान बनाया गया, जिसका नाम है क्या है? वंदे उत्कल जननी। ये उड़ीसा से संबंधित है, बड़ा दिन से चल रहा था प्रस्ताव, अब जाकर के पारित हुआ है, तो याद रखेगा उड़ीसा से संबंधित है वंदे उत्कल जननी। ठीक है, इसको याद रखेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला पहला अरब कंट्री कौन सा है? पहला अरब देश का नाम बताइए जिसने मंगल ग्रह के लिए अभियान शुरू किया है। तो इनका मानना भी है दोस्तों कि 2117, यानी आप आपसे करीब 103 तो नहीं बोलेंगे, मतलब 100 में से माइनस कर दीजिए 3-4 साल। ठीक है, यानी 96-97 वर्ष बाद हम मानव जो है मंगल ग्रह पे पहुंच जाएंगे, वहां पर अपनी बस्तियां बनाएंगे, ऐसा इनका मानना है। वह देश है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, जापान से उसका सैटेलाइट लॉन्च किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, 687 दिन का यह मिशन होगा, और इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया ने किस देश से अपने सारे संपर्क खत्म करके उस देश को दुश्मन देश का दर्जा दे दिया? उत्तर कोरिया, नाम तो आप जान रहे होंगे उत्तर कोरिया का, किम जोंग का आपको इमेज दिख रहा होगा। तो इन्होंने दक्षिण कोरिया को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। अभी 2 साल पहले ही दोस्ती हुई थी, ठीक है, और धीरे धीरे काफी अच्छे रिश्ते बनने शुरू हो गए थे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में, लेकिन फिर से एक बार ये रिश्ते टूट गए हैं, कड़वाहट आ गई, और अब तो खुले तौर पर दक्षिण कोरिया को दुश्मन देश का दर्जा दे दिया गया उत्तर कोरिया की ओर से। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगा तो मैंने इस चीज को यहां पे शामिल किया। ठीक है, याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा, स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे अभी क्या होता है कि हमारे YouTube पे जितने भी वीडियो हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपको सीक्वेंसिंग की एक प्रॉब्लम आती है कि सर हम सीक्वेंस से कैसे पढ़ें। अगर आप एप्लीकेशन पे जाते हो ना, वहां पे आपको हर वीडियोस के सीक्वेंस दिए गए हैं, उसके टेस्ट दिए गए हैं, PDF दिए गए हैं, ई बुक दिया गया है, ब्लॉग दिया गया है, प्रैक्टिस सेट दिया गया, मतलब सब कुछ वहां अवेलेबल है। तो उसके माध्यम से आपको और भी बेहतर चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, तर अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ कौन सा अभियान चल रहा? अमेरिका में भाई इतना बड़ा अभियान चला ना, करोड़ों लोग जो है आंदोलन पे उतर आए, और ये आंदोलन धीरे धीरे अमेरिका से बढ़कर के कनाडा, मैक्सिको और इधर जो है ब्रिटेन तक पहुंच गया। ठीक है, ये अभियान रंग भेद के खिलाफ था, और उस अभियान का, उस मूवमेंट का एक नाम दिया गया, वो नाम क्या था? ब्लैक लिव्स मैटर। ठीक है, यानी ब्लैक लिव्स मैटर। ये
जैसे हर अभियान का एक नारा होता है ना, उसी तरह से आप समझ लो ब्लैक लिव्स मैटर जो है ये एक नारा था। इसका अर्थ क्या था? अश्वेतों की जिंदगी मायने रखती है, अश्वेतों की जिंदगी मायने रखती है। ठीक है, तो याद रखेगा काफी बड़ा ये मुद्दा रहा। ठीक है, और आपने सुना भी होगा, हालांकि जो व्यक्ति मरा था फ्लाइड वो उतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं था, वो कोई नेता नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई उसको लेकर के ये अभियान चला है और इसमें जो है बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। यहां तक कि जब ये अभियान कनाडा में स्टार्ट हुआ तो वहां के जो प्रधानमंत्री थे ट्रूडो, उन्होंने भी हिस्सा लिया, जाकर के आंदोलन में खुद प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल, बहुत पावरफुल महिला है, उन्होंने भी इस चीज को गलत बताया और बहुत सारे देशों ने तो गला पकड़ने और दबाने को, अगर पुलिस के द्वारा ये कार्य किया जाता है तो उसको अवैध घोषित कर दिया, बैन कर दिया है। ठीक है, फ्रांस की सरकार ने बैन किया। तो इस सब चीज को आप याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है वो प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी और अराजक तत्व का नाम दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक चीज और याद रखेगा, जो व्हाइट हाउस है अमेरिका का, उसको वो जो रोड वहां तक जाता है उस स्ट्रीट का नाम भी यही रख दिया गया, बदल के क्या रख दिया गया? याद रखेगा, ब्लैक लिव्स मैटर। उस स्ट्रीट का, उस गली का, उस सड़क का नाम जो है वो ये रख दिया गया। गली तो नहीं बोला जा सकता, सड़क ही है, तो ध्यान दीजिएगा, वहां पर स्ट्रीट ही बोला जाता है। कर हाल ही में किस राज्य ने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? तो पिछले साल प्रस्ताव आया था तो भी क्वेश्चन आया था हमारे सामने, अब फाइनल हो गया तो फिर से क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई गैरसैंण। बहुत दिन से डिमांड चल रहा था, मतलब कई साल से डिमांड चल रहा था, अब जाके यह पूरा हुआ है। भारत में निर्मित पहले इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का नाम क्या दिया गया? दोस्तों ये इंटरनेट नियंत्रित रोबोट जो है, अब इस समय जैसे कोरोना को लेकर के काफी दिक्कतें चल रही। भाई कोरोना का जो संक्रमण है, जिस व्यक्ति के अंदर अगर उसको कोई इलाज करने जाता तो पता चल रहा है कि संक्रमण उसके तक पहुंच जा रहा है। ऐसे में इस रोबोट के माध्यम से उसको जो है उस पर निगरानी की जा सकती है, उसका देखभाल किया जा सकता है, जिसका नाम भी कोरोना की वजह से कोरोबोट रखा गया। क्या रखा गया है? कोरोना और बोट, तो कोरोबोट याद रखेगा या कोरोबॉट रखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले इंजीनियर है प्रतीक तिरोकड़, वो उनके द्वारा यह बनाया गया, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा किस राज्य ने गोहत्या संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दिया है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में अब गौहत्या पर पूरी तरह से रोक लग गया है, यानी गौहत्या अब एकदम नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया है? इस संबंध में एक अध्यादेश भी जारी किया है और जुर्माना वगैरह भी रखा है। 7 साल का कारावास की सजा है, 3 लाख रुपए जुर्माना तक लगाया जा सकता है अगर कोई इसमें लिप्त पाया गया तो। किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति कुरुंजीजा का निधन 9 जून 2020 को हो गया? तो एक अफ्रीकी देश है दोस्तों जिसका नाम बुरुंडी। क्या नाम है? बुरुंडी। बुरुंडी के रहने वाले थे, राष्ट्रपति थे वहां के कुरुंजीजा। ठीक है, और इन्होंने एक बड़ा सख्त निर्णय भी लिया था कि इस कोरोना के टाइम में वहां पर चुनाव भी करवा दिया। ठीक है, हालांकि कोरोना की वजह से इनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन इसीलिए चर्चा में आए हुए थे और ये इस्तीफा भी देने वाले थे, अगस्त में इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन शायद कार्डिक अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति किस देश के इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। करा इसमें इनमें से किस देश में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया? तो अमेरिका में इशू चल रहा था अश्वेत को लेकर के। तो धीरे धीरे देखिए सब पॉलिटिकल चीजें हैं और एक तरफ अश्वेतों को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ, तो धीरे धीरे अश्वेतों में जो है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अब अमेरिकी सरकार के द्वारा चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर एक नए व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई अश्वेत व्यक्ति इतने बड़े पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो याद रखेगा जनरल चार्ल्स ब्राउन को जूनियर को वायुसेना का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। दुनिया की पहली महिला जिसने समुद्र के सबसे गहरे स्थल, जिसका नाम है चैलेंजर डीप, कितना 36,000 फीट, यानी समुद्र में 1-2 फीट नहीं 36,000 फीट महिला नीचे चली गई। सोच लो, मतलब कितनी हिम्मती महिला है कि नहीं, जिसको चैलेंजर डीप कहा जाता है। चैलेंज होता है लोगों के लिए वहां तक जाना, और ये जाके वापस आ गए। इनका नाम है डॉक्टर कैथी सुलिवान। ठीक है, तो याद रखेगा डॉक्टर कैथी सुलिवान, और इन्होंने काफी समय बिताया, लगभग 1.5 घंटा का समय वहां पर बिताया, और यह ऐसा करने वाली दुनिया की 8वीं महिला है, व्यक्ति हैं। ठीक है, महिलाओं में याद रखेगा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे लोग गए हैं, लेकिन ये काफी अंदर तक गई। कह रहा दारबुक सेवक दौलत बेग ओल्डी का संबंध किससे? बड़ा खतरनाक आइटम है यार, फिर से पढ़ो। दारबुक सेवक दौलत बेग ओल्डी, इसका संबंध किससे? संबंध जानने के लिए 3 चीजें 4 चीजें दे रही हैं, पढ़िए। कह रहा DSDBO, डी फॉर दारबुक, एस फॉर सेवक, डी फॉर दौलत, बी फॉर बेग, ओ फॉर ओल्डी। कह रहा DSDBO लद्दाख में भारतीय क्षेत्र का सबसे उत्तरी इलाका है, जिसे सेना के बीच में सब सेक्टर नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। वही सेक्टर
सेक्टर है जहां पर चीन को लेकर के काफी विवाद चल रहा है। करा इस सड़क का निर्माण कार्य लगभग 2 दशकों के बाद वर्ष 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है। यहां पर सड़क बनाई जा रही है ताकि हम हर तरह से अपने आप को मजबूत कर सकें। इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2000 में शुरू हुआ था, जिसे 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, प्रोजेक्ट डिले होता चला गया। 2020 में यह प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। तो याद रखेगा उपर्युक्त तीनों कथन सही है। स्योक तथा काराकोरम दर्रे के बीच में दौलत बेग ओल्डी जगह है, ठीक है, और आप कह सकते हो एक तरह का पठार है, प्लेन जगह है, और ये स्थान वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित नई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक समिति बनाई गई, 30,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उनके परिवारों के लिए काफी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं। तो उसके लिए जी किशन रेड्डी, जेपी नड्डा नहीं, जेपी नड्डा तो अध्यक्ष थे, ठीक है, तो याद रखेगा जी किशन रेड्डी जी को जो है चुना गया है, ये उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीकली करंट अफेयर में इतनी चीजें अगर आप याद रखते हैं तो बेशक आगे आपको बड़ी हेल्प मिल पाएगी, ठीक है। इस तरह से दोस्तों वीकली करंट अफेयर हर सप्ताह आपको दिया जाता है। कभी कभार लेट भी हो जाता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, 2-4 घंटे लेट हो जाते हैं। कभी अगर मैं खाली नहीं होता या किसी और प्रोजेक्ट पे काम करता रहता हूं तो शायद एक क्लास लेट हो जाती है संडे वाली। अदरवाइज डेली सुबह के 5 बजे आपको एक फिक्स टाइम पे ये करंट अफेयर दिया जाता है, पीडीएफ भी दिया जाता है। टेस्ट देने का स्टाइल भी जबरदस्त है, अगर आप आएंगे पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा और अपना लाड प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।